जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के अनुसार हम आपको सेट नंबर 3 कराने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सेट को ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सेट ख़त्म करने के बाद आप वो दोनों सेट देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास में लाइव चैट के साथ। आप लोग भी जो भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते होंगे उसका आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में फटाफट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था वो तारीख क्या थी? 15 नवंबर। ठीक है, वर्ष क्या था? 2000। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि पुराना बिहार जो था उस वक्त कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना है? तो सही जवाब होगा 45.85%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने भी लोग लाइव चैट बॉक्स में कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, पुराना बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? 1,73,887 वर्ग किलोमीटर, जिनमें कि 45.85% ज़मीन जो है झारखंड लेकर के नया राज्य बना। और उसके बाद वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, आपको बता दें, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की? 6 अक्टूबर 1839 को। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ की थी। ये देखिए, ये है कुनैन पौधे का पेड़। ठीक है, यानी कि ये कुनैन का पेड़ है। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये जो है दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो ये तने की छाल से जो है कुनैन प्राप्त होता है। ये कुनैन है क्या? ये जो है मलेरिया रोधी दवा के लिए एक बेस्ट आयुर्वेदिक पेड़ है। जिसको भी मलेरिया रहता है उसको आयुर्वेदिक तरीके से जो है यही कुनैन के पौधे का जो है छाल दे करके इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, कुनैन की खोज कब की गई? 17वीं शताब्दी को। और सबसे गंभीर चिकित्सा खोज माना जाता है ये कुनैन की खोज को। तो ध्यान रखिए, कुनैन जो है पौधे के तने की छाल से निकलती है। चाय की लाल जंग किसके कारण होती है? चाय की लाल जंग किसके कारण होती है? तो ये हरित शैवाल के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, चाय का लाल जंग सेफलूरोस जाति के शैवाल के कारण होता है और चाय की लाल जंग हरित शैवाल के कारण होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए देश का वैसा राज्य नाम बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, तो ये आपका आंसर होगा असम। ठीक है, ये हो गया आपका राज्य के मामले में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शहर के मामले में तो वैसा शहर का नाम बताइए जहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होगा आपका दार्जिलिंग। ध्यान रहे, राज्य में असम और शहर में दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है असम में नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। कौन सा नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उठाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है डू और डाई गांधी जी द्वारा, यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जितने भी लोग लाइव चैट बॉक्स में कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और जो लोग लाइव चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के नीचे देखिएगा, लाइव चैट बॉक्स का एक ऑप्शन है
वहाँ पर आप क्लिक करके लाइव प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? तो ये होगा आपका शर्करा। तो देखिए, मानव प्रणाली में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है और कार्बोहाइड्रेट फलों, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और रेशे है। तो ध्यान रखिए, इंसुलिन जो है शर्करा चयापचय को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग किए हैं लाइव चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7 नंबर। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति, यानी कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो उस समय किस देश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो देखिए, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता। उसके बाद जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ। और अपना लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाएगा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ध्यान रखिए, हम लोग जैसे 15 अगस्त को मनाते हैं, एक दिन बाद 16 अगस्त को बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ये होगी आपका सोमेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी को लाइव चैट बॉक्स में किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 879.4 मीटर सोमेश्वर की ऊंचाई है। अच्छा, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर आप लोग कीजिएगा पश्चिमी चंपारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और ये जो है केवल एक बड़े अमावस्या के समय पर होता है। पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किसने किया था? पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन वाटसन और क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, 1953 में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किया और इस सफलता की खोज के लिए वाटसन, क्रिक और उनके सहयोगी ने 1962 में फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिए, पहली बार डीएनए की आणविक संरचना वाटसन और क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली किताब को क्या कहा जाता है? जंतु और पौधा जो कि विलुप्त हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड जो है आपको रेड डाटा बुक में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रेड डाटा बुक जो है वह स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक को संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची के नाम से भी जाना जाता है।
तो ध्यान रखिए, जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले किताब को रेड डाटा बुक कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रामबोली। स्ट्रामबोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, स्ट्रामबोली जो है एक एक्टिव ज्वालामुखी है और ये इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। स्ट्रामबोली टायरियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है और टायरियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? काम करने की दर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शक्ति। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है और इसे वाट के रूप में जाना जाता है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिए ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है, ताकि आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित फुल प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज जीके का क्वेश्चंस और जीएस का क्वेश्चंस फुल डिटेल्स के साथ कराया गया है, यानी कि एक्सप्लेन करके। तो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद जरूर जाइएगा www.delhistudy.co.in। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इस खाई की गहराई जो है 11,033 मीटर है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई का क्या नाम है? मारियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ये वह परिघटना है जिसमें सीमा से दूर सभी आपतित प्रकाश का परावर्तन शामिल है। चांदी का प्रमुख उत्पादक कौन है? यानी कि इन देशों में से चांदी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो ये होगा आपका मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में मैक्सिको देश करता है, उसके बाद चीन, फिर पेरू का नंबर आता है। अगर बात करें अपना इंडिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तब आंसर होगा राजस्थान। गैस या तरल में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को किसके रूप में जाना जाता है? गैस यानी कि लिक्विड में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण है इंजन से निकलने वाले धुएं का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, ये सभी जो है टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो ध्यान रखिए, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है।
सौर प्रणाली में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन है? सौर प्रणाली में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन हबल दूरबीन है। ऑप्शन नंबर ए। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीन है और नासा ने 1990 में हबल को लॉन्च किया था। इसका उपयोग 1990 के बाद से सौर प्रणाली में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए किया गया है। हबल लगभग 5 मील प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी की यात्रा करता है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। जस्टिस यानी कि न्याय। न्याय शब्द जो है लैटिन शब्द जस JUS से लिया गया है। इसका अर्थ है बंधना या फिर एक साथ बंधना। कुकिंग गैस जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानी कि LPG में मुख्य रूप से शामिल इनमें से कौन है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटेन की मात्रा जो है LPG में 50% है। उसके बाद आपका 45% प्रोपेन है और बाकी के 5% पेंटेन है। तो ध्यान रखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG में 50% ब्यूटेन, 45% प्रोपेन और 5% पेंटेन का मिश्रण है और LPG को कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा उपर्युक्त सभी यानी कि किसी भी कर के नियमन में अधिरोपण, उन्मूलन, प्रत्यावर्तन, पैसे के उधार का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गोल्ड के विघटन के लिए किया जाता है? गोल्ड के विघटन के लिए इनमें से एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 यानी कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, संविधान में देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, यानी कि 3 प्रकार का इमरजेंसी लागू हो सकते हैं अपना इंडिया में। पहला है आपका 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है। तो हमारे देश में 3 प्रकार के इमरजेंसी घोषित हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे अवस्था जिनमें कि फिर से वापस ना आना यानी कि पहले अवस्था में ना आना, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भोजन का पचना, ठीक है, अगर हम कोई भोजन यानी कि कोई भी चीज़ भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वो फिर से भोजन नहीं बन सकता है, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि कोयले का जलना, जला हुआ कोयला फिर से
कोयला नहीं बन सकता है, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, लकड़ी भी जल जाएगा तो फिर से लकड़ी नहीं बन पाएगा, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब पहले अवस्था में आना, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनना। अगर पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो फिर बर्फ़ को पानी बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन में देखिए मोम का पिघलना, ये पिघला हुआ मोम फिर से मोम बन सकता है। जल का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ये सभी जो है आपका भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। लेकिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना अनिवार्य है, तो 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत के संविधान में हमेशा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 52। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है, और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता वाला पदार्थ कौन सा है? उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता वाला पदार्थ इनमें से जल है। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए पदार्थों में जल की विशिष्ट ताप क्षमता उच्चतम है, और जल की उच्च ताप क्षमता के कारण भूमि की तुलना में महासागर धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है चुनाव होने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाते हैं। नए स्पीकर के चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? तो ये होगा आपका अस्थि बंध। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अस्थि बंध जो है कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। अस्थि बंध जो है हड्डियों को अन्य हड्डियों से भी जोड़ते हैं। राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान के रूप में कार्य करता है, और राज्य के प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल जो है नाम मात्र का कोई भी राज्य का प्रधान होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वहाँ का वास्तविक शक्ति उनके पास है, मुख्यमंत्री के पास। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, बाकी जो है सारा पावर लगभग मुख्यमंत्री के पास होता है। चुंबकीय तीव्रता के लिए चुंबकीय प्रेरण के अनुपात को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? चुंबकीय पारगम्यता। ऑप्शन नंबर डी। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड कितने संख्या का होता है? ये है पैन कार्ड, ये पैन नंबर जो है कितने अंक का होता है? तो ये आपका 10 नंबर का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। पैन का पूरा नाम क्या होता है? अस्थाई खाता संख्या, यानी कि पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये पैन कार्ड जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन विभाग को व्यक्ति के सभी लेन देन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है।
अप्रतिक्रियाशील गैस का नाम क्या है? अप्रतिक्रियाशील गैस का नाम इनमें नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, यानी कि आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट जो होता है ये भारत की केंद्र सरकार द्वारा मुद्रित और जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हम विकास के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन के साथ। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं। वर्ष 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। तिलहन उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तिलहन उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण पीली क्रांति था। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पीली क्रांति 9 तिलहनों को लक्षित करती है, जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी है। जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। जब बर्फ को पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ये अपने तापमान में वृद्धि के बिना ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। जब 2 वस्तुएं पूरी तरह से विनिमेय होती है तो वे क्या होती है? सही जवाब होगा उत्तम प्रतिस्थापी। ऑप्शन नंबर ए। उत्तम प्रतिस्थापी क्या है? वे वस्तुएं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु के स्थान पर उसी कार्य के लिए किया जा सकता है, दूसरी वस्तु के लिए एक आदर्श प्रतिस्थापी कहलाती है। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाना जाता है? बात हो रही है रॉबर्ट ब्राउन की। ये जो है आपका कोशिका का केंद्रक यानी कि सेंटर ऑफ सेल्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सभी प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो एक पेप्टाइड बंध के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के द्रव्यमान का 15% बनाते हैं। खुरपका, मुंह पका ये रोग किसमें होता है? खुरपका, मुंह पका ये रोग जो है मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर और मवेशी यानी कि उपरोक्त सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। खुरपका और मुंह पका का लक्षण क्या है? विषाणु 2 या 3 दिनों के लिए तेज बुखार का कारण बनता है। इसके बाद मुंह के अंदर और पैरों में छाले हो सकते हैं जो फट सकते हैं और लंगड़ापन पैदा कर सकते हैं। रोग के लिए जिम्मेदार वायरस एक पिकोरन वायरस है। दूध में कौन सी जीवाणु क्रिया होती है? दूध में अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, दूध एक जलीय विलयन है जिसमें कई विटामिन और खनिजों के साथ प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूध का पीएच कितना होता है? 6.6 से
8 उदासीन पीएच होता है और यह बैक्टीरिया के विकास के लिए एक अच्छा सोर्स है। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को, और भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। H5N1 ये एक वायरस है, ये किससे संबंधित है? H5N1 वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। यह एक वायरल संक्रमण है और ये केवल पक्षियों को नहीं, मनुष्य और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर देता है और ये पक्षियों के लिए सबसे घातक है। किस समुद्र में अधिकतम लवणता प्राप्त की जाती है? सबसे ज़्यादा लवणता जो है मृत सागर में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये होगा आपका जयराम दास दौलतराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब एक यहाँ पे है 48 नंबर का प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? हमारे बॉडी का लंबी मांसपेशी सबसे जो है ये है आपका सार्टोरियस। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में सबसे पहले बक्सर प्रवेश करती है और बिहार में अंतिम में भागलपुर से निकलकर ये पश्चिम बंगाल झारखंड चली जाती है। झारखंड का साहिबगंज, फिर पश्चिम बंगाल जाती है। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में गंगा नदी यात्रा करती है? यानी कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा बिहार के किस ज़िले में है? तब होगा पटना। करीब 100 किलोमीटर यात्रा करती है पटना ज़िले में। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है और देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गया था? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली से हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था और टीपू अंत में जो है लॉर्ड वेलेस्ली से हार गया था। आज के सेट में हमने आपको 50 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब एक प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो के अंत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.dailystudy.co.in। यहाँ पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराया गया है। बहुत विस्तार से व्याख्या के साथ आंसर भी दिया गया है। तो ज़रूर जाइए www.dailystudy.co.in इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।